जीभ से होता हुआ उसके पेट तक गया और 1 सेकंड के अंदर उस गोली ने काम करना शुरू किया और ध्रुव को बढ़ती शक्ति महसूस होने लगी। वो शक्ति इतनी ज्यादा थी कि ध्रुव के हाथ पैर तक कांपने लगे, लेकिन ध्रुव ने अपने शरीर को काबू में लेते हुए उस शक्ति को अपने अंदर समाने की कोशिश की। फिर तो जैसे उसके शरीर के हर हिस्से में हलचल होने लगी। उसका शरीर शक्तियों को काबू में नहीं कर पा रहा था। ध्रुव को डर लग रहा था कि कहीं ये शक्ति उसके शरीर को चीरते हुए बाहर न निकल जाए। लेकिन बुरे ख्यालों को मन से निकालते हुए ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और शक्तियों को शरीर में महसूस किया। वो शक्तियां जब शरीर में इकट्ठ हो रही थी तब ध्रुव को बहुत दर्द हुआ। तभी गुफा में अचानक तेज हवा चलने लगी और ध्रुव खुद को जमीन पर रोकने की कोशिश करने लगा। वो हवा इतनी तेज थी कि ध्रुव के पैर धीरे धीरे खिसकने लगे। फिर जैसे ध्रुव को वो शक्ति अपने दिल में जाती हुई महसूस हुई और वो दर्द के मारे चीख पड़ा, आ। फिर उस शक्ति की रोशनी चौंधियाने लगी और तभी एक बहुत बड़ी कीमत थी जो ध्रुव को अपने शरीर से चुकानी थी। वो इस बात को भी सोच रहा था कि 10 में से सिर्फ 2 लोग ही इस तकनीक को सीखने में कामयाब होते हैं। बाकियों की मेहनत, वक्त, सब कुछ बेकार चला जाता है। और ध्रुव के पास तो वैसे ही ज्यादा वक्त नहीं बचा था। वहीं उसका दिमाग इस बात पर भी जा रहा था कि क्लास 4 की तकनीक सीखने का मतलब मार्कस के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल होना। लेकिन ध्रुव ये पक्का नहीं कर पा रहा था कि वो इस तकनीक को सीखना चाहता था या फिर नहीं। ध्रुव की इसी परेशानी को देख विदुर ने धीमी आवाज में उससे कहा, ये फैसला तो तुम्हें ही लेना होगा ध्रुव। इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक सवाल जरूर करना चाहता हूँ। तुम्हें ईरा कैसी लगती है? ये सुनकर ध्रुव अचानक चौंक गया। उसे लगा आचार्य पूरब की बात को पश्चिम में क्यों ले जाने लगे थे। इसी असमंजस में ध्रुव ने उसने कहा, आचार्य, मैं कुछ समझा नहीं। क्लास 3 की कीमत क्लास 2 की लगभग 100 गुना थी। इस बारे में सोचते हुए ध्रुव की इच्छा हुई कि वो तुरंत इस तकनीक को सीखे। उसने विदुर से सीखने की जिद करने का सोचा, लेकिन वो जानता था कि विदुर भी काम जिद्दी नहीं थे। इसलिए अपना ध्यान भटकाते हुए ध्रुव ने अचानक विदुर से पूछा, आचार्य, क्या मैं भी हकीम बन सकता हूँ? ये सुनकर विदुर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, छोटे दल के लोग हकीम नहीं बन सकते। वैसे छोटे दल से याद आया, तुम्हें लारा से अपनी शर्त तो याद है न? इस बात पर ध्रुव ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। ये देखकर विदुर ने उससे आगे कहा, मैंने इसलिए ये सवाल किया क्योंकि तुम्हारी 3 साल वाली शर्त का आधा वक्त तो गुजर चुका है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें मेसोडोरिया छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहकर तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए यहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ, पूरे 1 साल के लिए। ध्रुव की बात से ईरा का गुस्सा थोड़ा शांत जरूर हुआ था, लेकिन वो अभी भी ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ध्रुव इस कमजोर तकनीक को क्यों ढूंढ रहा था, जबकि उसके पास और ताकतवर तकनीक चुनने का मौका था। ईरा के चेहरे पर परेशानी देखकर ध्रुव ने उसे बताया, जिस तरह एक किताब को देखकर उसमें छिपे ज्ञान का पता नहीं लगाया जा सकता, उसी तरह इस तकनीक की ताकत तुम्हें आज भले न समझ आए, लेकिन एक दिन तुम इसे जरूर समझोगी। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर ही लिया है ईरा। ईरा ने देखा कि ध्रुव के चेहरे पर ये कहते हुए एक मुस्कुराहट आ गई थी। इससे ईरा का दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ और उसने ध्रुव से पूछा, सच में? इस बात के जवाब में ध्रुव ने मजाकिया अंदाज में कहा, और नहीं तो क्या, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा। ये कहकर ध्रुव ने ईरा का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए आगे कहा, लेकिन फिलहाल तो तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि दल के बुजुर्ग इतने खिसियाए हुए क्यों दिख रहे थे? कोई बुरी खबर है क्या? इस पर ईरा ने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, कह सकते हो। आमिश दल न जाने कहां से एक हकीम को पकड़ लाया है, और उस हकीम ने उनके लिए स्प्रिंग पाउडर नाम की एक दवाई बनाई है, जो आमिश दल अपने बाजार में बेच रहा है। ये दवाई बहुत सस्ती है, लेकिन फिर भी असरदार है। इस दवाई ने मेसोडोरिया में तहलका मचा दिया है और योद्धा इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। इस वजह से शौर्य दल के बाजार खाली होने लगे हैं, क्योंकि सभी व्यापारी आमिश दल के बाजार में जाने लगे हैं। वैसे इस दवाई को बाजार में आए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इस दवाई ने शौर्य दल का बहुत घाटा करा दिया है ध्रुव। खजाने में पैसे ही नहीं जुड़ पा रहे, यही जिस वजह से अरेंद्र अंकल भी आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं। ये सुनकर ध्रुव समझ गया कि बाजार से होते घाटे की वजह से बुजुर्गों का मुंह उतरा हुआ था। उसने ईरा की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर मन ही मन सोचा, आखिर कौन है ये हकीम, और आमिश दल इसे समझ क्या रहा है?
क्योंकि इतना तो मैं जानता हूं कि ये हकीम आचार्य विदुर के सामने कुछ भी नहीं होगा। तभी ध्रुव ने वहां से निकलने का बहाना ढूंढा और ईरा से कहा कि वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा। ईरा ने पहले उसे मन किया, फिर ध्रुव के समझाने पर मान गई। उसके बाद ध्रुव चुपके से वहां से सीधे आमिष दल के बाजार की ओर गया। वैसे तो ध्रुव को बुजुर्गों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि आमिष दल की दवाई से उसके बाबा भी परेशान चल रहे थे और इसलिए वो उनकी मदद करना चाहता था। घर से निकलकर जैसे ही ध्रुव आमिष दल के बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि वहां काफी भीड़ थी। वैसे तो ये बाजार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ थी कि लोगों के खड़े होने तक के लिए जगह नहीं बची थी। हर कोई हड़बड़ाते हुए इधर उधर जा रहा था। कुछ हट्टे कट्टे लोग दूसरों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके शरीर से सूखे खून की बू आ रही थी, जिससे ध्रुव समझ गया कि ये लोग योद्धा थे। योद्धाओं के लिए वो दवाई बहुत कारगर साबित हुई थी और क्योंकि वो इतनी कम दामों में मिल रही थी, इसलिए हर योद्धा उसे पाना चाह रहा था। ध्रुव ने देखा कुछ योद्धा अपने हाथ में लकड़ी का बक्सा लिए सभी को धकेलता हुआ बाजार से बाहर जा रहा था। उसके चेहरे की खुशी देखकर ध्रुव ने सोचा शायद ये आदमी स्प्रिंग पाउडर ले जा रहा था। ये सोचकर ध्रुव थोड़ा आगे बढ़ा और उसे बहुत सी छोटी दुकानें दिखी जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक में ध्रुव गया और मुश्किल से जगह बनाकर वो काउंटर के पास पहुंचा। काउंटर की दूसरी ओर खड़े आदमी को देखकर ध्रुव ने कहा, स्प्रिंग पाउडर का एक बक्सा खरीदना है। ये सुनकर उस दुकानदार ने कहा, 100 सोने के सिक्के। ये दाम सुनकर ध्रुव हैरान हो गया। उसे लगा इस हिसाब से तो एक दवा सिर्फ 10 सिक्कों की होगी। फिर उसे लगा शायद उसने गलत सुना था, इसलिए उसने दुकानदार से पूछा, स्प्रिंग पाउडर का एक बक्सा सचमुच 100 सिक्कों का है? ध्रुव को लगा ये दाम बहुत ही कम था, लेकिन दुकानदार ने उससे कहा, इससे सस्ता पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। 100 सिक्कों से एक सिक्का भी कम नहीं लूंगा। ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 100 सोने के सिक्के निकाले और उस दुकानदार को चरक गुरु की धीमी आवाज को सायरा ने सुन लिया था। इस बात से सायरा कुछ सोचने लगी और फिर उसने अपने लंबे नाखूनों से टेबल को थपथपाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि ये हकीम ये दवाई शौर्य दल के लिए बना रहे हैं। इसका मतलब शौर्य दल इनके लिए बहुत खास है, लेकिन क्यों? सायरा की इस बात से चरक गुरु ने हैरान होते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? ये हकीम शौर्य दल के लिए दवा क्यों बनाएंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए सायरा ने कहा, मैंने सुना है कि आमिष दल को कोई अनाड़ी हकीम मिल गया है। उस हकीम के बनाए स्प्रिंग पाउडर ने मेसोडोरिया में तहलका मचा दिया है, जिससे शौर्य दल के बाजार अचानक खाली होने लगे हैं। आपको याद होगा जब पिछली बार ये हकीम अरेंद्र अंकल से मिले थे, तब इन्होंने कहा था कि भविष्य में एक दिन जरूर साथ काम करेंगे। मुझे लगता है आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शौर्य दल को इस हकीम से मदद मांगनी पड़ गई। थमा दिए, जिसके बदले दुकानदार ने स्प्रिंग पाउडर एक बक्सा ध्रुव को पकड़ा दिया। फिर ध्रुव उस बक्से को पकड़कर जगह बनाते हुए वहां से चला गया। उसने बाहर आते हुए खुद से एक सवाल किया, आखिर ये दवाई इतनी सस्ती कैसे मिल सकती है?